हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा, योर कॉमर्स टीचर। और बेटे हम अपना इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग। अब हम इसके टॉपिक 3 पे हैं आईपीआर। आईपीआर 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीआर का मीनिंग क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। हमारे देश में 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हमने एक सेटअप किया इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि क्या था उसमें, क्यों था, कैसे था, उसको देखते हैं हम। सबसे पहले गवर्नमेंट को ये तो समझ आ गया था, यहाँ तक हमने जो पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, कि अगर हमने अपने देश को या अपने स्टेट को ग्रो करना है तो हमें ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रो करना ही करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अपने सेकेंड ईयर प्लान में इंडस्ट्री आईपीआर के साथ उसने क्या किया कि मुझे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है अलॉन्ग विद द ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। मतलब उसमें फिर भी देश के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि मुझे नो डाउट ग्रोथ तो करनी ही करनी है, पर मुझे सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखना है। मेरी कंट्री में सोशल जस्टिस होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का मेन प्रोसीजर क्या था उस टाइम में कि गरीब और गरीब ना बने, अमीर और अमीर ना बने, मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखूं। अब इसके लिए हमारे कुछ की एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया, यानी सारी इंडस्ट्रीज को ना उसने 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। पहला क्या डिवाइड किया, पहली सेक्टर उसने पब्लिक सेक्टर डिसाइड किया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब सबको पता है कि सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा। सेकेंड कैटेगरी उसने क्या बनाई, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। यहाँ पे पूरा प्राइवेट नहीं दिया गया, क्योंकि हम ये कौन सी पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, हम ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ पढ़े 1947 से लेके 1990 तक, है ना। अब यहाँ पे तुम ये देखो कि गवर्नमेंट ने क्या बनाया, गवर्नमेंट ने पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों ही सेक्टर बनाए हैं। अब यहाँ पे जो मेरा प्राइवेट सेक्टर है ना, इसको सेकेंडरी स्पेस दिया गया है। सेकेंडरी स्पेस क्यों दिया गया है, क्योंकि हमारा पहला जो मेन फोकस था, मेन फोकस हमारा ग्रोथ और सोशल पे था। उसके बाद हमें प्रॉफिट अर्न करना था। प्रॉफिट नो डाउट चाहिए होता है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, पर पहला फोकस मेरा क्या था कि मुझे ग्रोथ मिले, मुझे सोशल जस्टिस भी मिले। समझ आई मेरी बात? तो हमने क्या किया, हमने ऐसी एंटरप्राइजेस सेटअप करी जो प्रिलिमिनरी हमारा पब्लिक सेक्टर हो, यानी स्टार्टिंग उसकी पब्लिक सेक्टर से हो, उसके बाद वो धीरे 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 करके उसका कुछ पोर्शन हम प्राइवेट में तो मोल्ड कर दे, चेंज कर दे। समझ आया? दोबारा समझाती हूँ, ध्यान से देखना। पहला आईपीआर में आईपीआर 1956 में गवर्नमेंट का क्या एलिमेंट था, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। नाम से समझ आ रहा है ना, 3 फोल्ड मतलब 3 तरीके से। पहला फोल्ड क्या रखा उसने कि सारा का सारा उसने पब्लिक सेक्टर को दे दिया, यानी फुल्ली गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरा उसने क्या किया, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइमरी कौन हुआ, पब्लिक, सेकेंडरी कौन हुआ, प्राइवेट। प्राइमरी पब्लिक होने का एक और रीजन क्या था कि पहला एस्पेक्ट क्या था इसका, ग्रोथ और सोशल जस्टिस। मेन फोकस यहाँ हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट फोकस किस पे चला गया, प्रॉफिट पे चला गया। तो जो एंटरप्राइजेस थी बेटे, जो सेकंड कैटेगरी में थी, पहले वो एस्टेब्लिश पब्लिक से हुई, फिर धीरे 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 करके वो चेंज किस में हो गई थी, वो चेंज हो गई थी हमारी प्राइवेट सेक्टर में। तो और तीसरा उसने क्या रखा, 3 फोल्ड में, फर्स्ट पब्लिक आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड ये था कि जो भी इंडस्ट्री बच गई है, जो फर्स्ट वाले में नहीं आई और जो सेकंड वाले लेवल पे नहीं आई, वो हमारी थर्ड वाले पे आ गई। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इसे प्राइवेट नहीं बोला, थर्ड वाले को भी नहीं बोला हुआ, ध्यान से देखो। गवर्नमेंट ने ये कहा प्राइवेट के साथ साथ कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो मेरी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में नहीं आई हो, वो मेरी थर्ड कैटेगरी में भी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर भी हुआ और रैंडम कोई भी हमारा सेक्टर आ सकता था। अब स्टेट ने क्या किया, स्टेट हैज टू स्पॉन्सर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमी। इस कारण की वजह से जब स्टेट को ये दिखा कि गवर्नमेंट का इतना स्ट्रांगली इंटरेस्ट हो गया है इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में, तो स्टेट को उस कंडीशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पॉन्सर करना ही पड़ा।
हमारे कौन से रिजोल्यूशन को, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, यानी जो हमने पॉलिसीज किसके लिए बनाई थी, इंडस्ट्रीज के लिए बनाई थी। समझ आया? 1956 दिस इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड इन 1956। समझ आया? नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। नाम से समझ आ रहा होगा बेटे, लाइसेंसिंग, कि हमने इंडस्ट्रीज को किस चीज के लिए बाउंड किया, लाइसेंस के लिए। किस चीज के लिए बाउंड किया है यहाँ पे, लाइसेंस के लिए। देखो प्राइवेट सेक्टर जो थे हमारे, एस्टेब्लिश्ड ओनली बाय गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। पब्लिक की तो बात ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो मेरा कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रहा था तो उसका सबसे पहला काम क्या था कि उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। अब गवर्नमेंट लाइसेंस कब देगी, गवर्नमेंट ऐसे नहीं देगी, गवर्नमेंट की कुछ कंडीशन थी। गवर्नमेंट की कंडीशन क्या थी कि तुम अगर अपनी इंडस्ट्री किसी बैकवर्ड एरिया में सेटअप करते हो, किसी बैकवर्ड रीजन में सेटअप करते हो, तो मैं तुम्हें लाइसेंस दे दूंगी। यानी यहां से हमारा टारगेट किस चीज का, सोशल जस्टिस का अचीव हुआ, क्योंकि हमने फोकस किस पे कर लिया, हमारे बैकवर्ड रीजन्स पे। समझ आया? तो इसको बोला जाता है रीजनल इक्वालिटी, कि हमने हर रीजन को इक्वालिटी दिया। ऑलरेडी डेवलप्ड सेक्टर तो भाई डेवलप्ड था ही, तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया कि मैं अगर लाइसेंस देने में इनको ये बोल दूं कि तुम्हें लाइसेंस तभी मिलेगा जब तुम अपनी इंडस्ट्री किसी बैकवर्ड एरिया में सेटअप करोगे, जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो ग्रो कर पाए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, तो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा मेरा कंट्री या मेरा स्टेट। लाइसेंस हमने कंपलसरी किया हर न्यू कंपनी एंटरप्राइजेस के लिए, या जो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं। पहले क्या था, प्रोडक्शन हमारा लिमिटेड होता था, ठीक है, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता था। उस प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने का भी हमें लाइसेंस लेना होता था, ठीक है। गवर्नमेंट लिमिट्स लिखवा लेती थी, भाई तुम किस दायरे से किस दायरे में, यानी किस लिमिट से किस लिमिट के अंदर तुम प्रोड्यूस करोगे। अब इसके थ्रू हुआ क्या, जो हमारी न्यू इंडस्ट्रीज थी वो बैकवर्ड एरिया में एस्टेब्लिश होने लगी, और वो एरिया भी हमारा डेवलप्ड होने लग गया, तो हमारा सोशल वेलफेयर अचीव हुआ, हमारा टारगेट। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन क्या मतलब, गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए। जो इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में सेट हुई है ना, गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ फ़ायदे दिए। क्या फ़ायदा था, सबसे पहले टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे मतलब कुछ कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान से समझना, कंपलसरी नहीं था। कुछ केसेस में उनको टैक्स से रिबेट मिला हुआ था कि अगर तुम बैकवर्ड रीजन में अपनी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर देते हो तो भाई तुम्हें इतना टैक्स या तो इतना अमाउंट पे नहीं करना, या एक मंथ का उस महीने का टैक्स पे नहीं करना, और अगर तुम्हारा प्रॉफिट इतना इतने से इतना है, यानी लिमिट है, उस पर्टिकुलर लिमिट के अंडर है, तो भी तुम्हें टैक्स पे नहीं करना। नेक्स्ट है सब्सिडाइज्ड पावर्ड सप्लाई, कि हमने क्या किया, हमने कुल मिला के, हमने रेफर्स टू गवर्नमेंट ने कुल मिला के ये सोचा कि मैंने बैकवर्ड रीजन को इक्वल करना है, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, तो उसका सारा का सारा फोकस, सारा का सारा जो मेन कंसंट्रेशन था ना, वो बैकवर्ड एरिया की तरफ हो गया। लाइसेंसिंग भी वहाँ से गई, और उन्हीं इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रेफरेंस भी दी। Now we are on the last topic of ours, that is topic 4, development of SSI। अब हमारे देश में SSI की डेवलपमेंट कैसे हुई, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने डायग्राम से समझाया है, आप लोगों को बड़ा इजीली समझ आएगा। अब देखो हमारी इंडस्ट्रीज ना दो तरीके की होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मेन फोकस क्या होता है कि उन्होंने सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है ना उनको ग्रो करना है, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का मेन फोकस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को ग्रो करना, और जो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, इनकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए। और जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इनका मेन फोकस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को ग्रो करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, सोशल जस्टिस करना। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि गवर्नमेंट के 2 मेन रीज़न थे यहाँ पे। अब इनका क्या था, जिन भी कंपनीज की, जिन भी इंडस्ट्रीज की इन्वेस्टमेंट मतलब लेस देन 5 करोड़ थी हमारी,
वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंडर थी। अब लेस देन 5 करोड़ का मतलब यहाँ से तुम समझना कि अकॉर्डिंग टू द 1951 बिगनिंग प्लानिंग, सबसे पहली प्लानिंग जो स्टार्टिंग हुई थी, उस प्लानिंग 1951 के अंडर जो इंडस्ट्रीज लेस देन 5 करोड़ है वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उसी के अंडर यानी बिगनिंग प्लानिंग 1951 के अंडर ही जो इंडस्ट्रीज हमारी 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट कर रही हैं वो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन गई। अब एसएसआई को कौन से गोल्स अचीव करने थे? एसएसआई अच्छा किसके अंडर काम कर रहा था, उसको उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव कौन बता रहा था? कार्व कमेटी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी 1955, यानी ये कमेटी हमारी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1955 में। ये दोनों नाम है आपके पास, दोनों नाम से ही 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ को आप हमेशा आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें हमारे जो कार्व कमेटी थी उसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। 3 बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है कि हमारी जो एसएसआई है वो लेबर इंटेंसिव होती है, ठीक है, इसी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ये बात सबको पता होगी कि हमारा जो देश है वो 2 तरीके से डील करता है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे और लेबर इंटेंसिव मेथड पे। कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है कि हमने पैसा ज़्यादा लगा दिया या मशीन ज़्यादा खरीद ली तो हमारा आउटपुट अच्छा आ गया। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि हमें लोगों को ज़्यादा काम पे लगाते हैं तो ज़्यादा लोग लगा के काम पे लगा के हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो एसएसआई का मेन, क्योंकि इनकी देखो इन्वेस्टमेंट कम होती है, इनका मेन फोकस क्या होता है? लेबर इंटेंसिव पे। तो यहाँ से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। एसएसआई लेबर इंटेंसिव, एसएसआई में लेबर ज़्यादा होगी और एलएसआई में, एलएसआई मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमारी कैपिटल ज़्यादा होगी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही हमारी जो इकोनॉमी है वो कैपिटल डेफिसिट इकोनॉमी है, मतलब हमारे देश में पैसे की थोड़ी सी शॉर्टेज थी। तो हमने, हमारी एसएसआई ने कौन सी इकोनॉमी फॉलो करी, यानी कौन सी टर्म फॉलो करी काम करने के लिए? उन्होंने फॉलो किया लेबर सरप्लस इकोनॉमी। लेबर सरप्लस इकोनॉमी मतलब क्या है कि वो पैसा यानी प्रॉफिट किसके थ्रू कमाएंगे? वो लेबर के थ्रू कमाएंगे। लेबर क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम पे लगाना। तो इस वजह से जो हमारी एसएसआई है यानी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे लेबर को ज़्यादा काम दिया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होने की वजह से देश ग्रो करता है। अब नेक्स्ट है हमारा एसएसआई जो है लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वालिटी। समझना इस मतलब को, सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तुम्हें, वैसे इजी है। एसएसआई का मतलब क्या है? अब देखो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, उनके पास उन्हें ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। जब उन्हें ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ करेंगे? वो बाहर से परचेज़ करेंगे, मतलब थोड़े डिस्टेंस से परचेज़ करेंगे, कि लोकल तो इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलना पॉसिबल नहीं होता जितना एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री को चाहिए होता है। तो जो उनका ट्रांसपोर्टेशन था वो दूसरे प्लेस से आया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा और रॉ मटेरियल उस जगह का भी इंक्रीज नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एसएसआई है यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनको कम रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, इनको कंपैरेटिवली एलएसआई के कंपैरिजन में कम रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो ये लोकल बेसिस पे ही अपना रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। इस वजह से हमारी जो एसएसआई होती है वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोकल फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। इस वजह से इक्वालिटी आती है। हमारा जो लोकल रीजन है, लोकल स्टेट रीजन आता है, वो बेटा ग्रो करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। एसएसआई में हमें कितना पैसा चाहिए होता है? हमें स्मॉल पैसा चाहिए होता है, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इस वजह से जो हमारा इक्विटी ओरिएंटेड अकर्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, हमारी सोसाइटी के हर एक सेक्शन, मोस्टली छोटे छोटे सेक्शंस ग्रो कर जाते हैं। जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि उनको कम रॉ मटेरियल चाहिए होता है, इसलिए वो अपना जो सामान है वो अरेंज कहाँ से करते हैं? लोकली अरेंज करते हैं। इस वजह से हमें ये समझ आना चाहिए, जब उन्होंने लोकल सामान एंगेज किया तो उन्होंने लोकल लोगों को ही काम पे रखा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी वहाँ पे, उस एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से उस पर्टिकुलर एरिया में इक्वालिटी आई।
कि लोगों के पास, जो गरीब लोग होंगे या जो मिडिल क्लास लोग होंगे, उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और वो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। समझ आया? तो ये 3 हमारे बेसिक प्रिंसिपल थे एसएसआई के, जो कि कार्व कमेटी 1955 ने हमारे डेवलप किए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ इसके फीचर्स के बारे में जो 1950 से लेके 1990 तक रहे। देखो, पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी थी? सेंट्रल रोल, सेंटर से चलती थी और उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल थी वो। प्राइवेट एंटरप्राइजेस हमारी सेकेंडरी रोल था। अभी हमने बताया सेकेंडरी रोल क्यों था, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस हमने किसको दी थी? सोशल वेलफेयर को। तो इनको लाइसेंस चाहिए होता था। अब इनको जो लाइसेंस चाहिए होता था अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसमें इनकी प्रोडक्शन की भी लिमिटेशन हो जाती थी और ये किस तरीके का बिजनेस करेंगे, लॉफुल होगा अनलॉफुल होगा, वो भी डिसाइड हो जाता था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमने जो गुड्स को, ठीक है, हमने जो पूरे देश से गुड्स लेनी होती थी ना या इंपोर्ट करनी होती थी, हमने उसको बंद कर दिया। हमने क्या किया? हमने सेल्फ रिलायंस ऑप्ट किया। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन भी वहीं पे, कंजप्शन भी वहीं पे। मैंने पहले भी इस प्रोसेस को समझाया हुआ है। जब हम प्रोडक्शन और कंजप्शन एक ही कंट्री में या एक ही जगह करते हैं तो यहाँ से जो मनी है वो यहाँ जनरेट होती है, यहाँ से मनी यहाँ जनरेट होती है। ऑटोमेटिकली मनी का जनरेशन